बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है इस वक्त, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिस पे कोई और मीडिया बात नहीं कर रहा, बल्कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मीडिया को बड़ी चालाकी और होशियारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं ज़्यादा मीडिया के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा कि फ़िलहाल मेरा ये फोकस नहीं है। इस वक्त जो फोकस है वो था उस्मान बुज़दार साहब का और बैरियर टाउन के साथ उनका जो लिंक है कि किस तरीके से SL3 का जो मंसूबा है रिंग रोड का, उसको एक ख़ास जगह पे आके वो रुका हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के दौर से, इमरान खान साहब के दौर में उसको चलाने की कोशिश की गई है, और फिर उस्मान बुज़दार साहब ने कैसे अपने असर रसूख को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसको रोक दिया और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। देखें, मेरी ज़ाती तौर पे उस्मान बुज़दार साहब एक शरीफ आदमी है, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं उनको एक बेहतर आदमी समझता था। मुझे ये ज़रूर प्रॉब्लम थी कि वो यहाँ काम नहीं कर पा रहे। मुझे ये ज़रूर मसला था कि वो कुछ चीज़ें जिनकी उनको समझ होनी चाहिए उनको उसका पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कुछ प्रोजेक्ट्स जो लोगों की उम्मीद के मुताबिक थे और वो मुकम्मल होने चाहिए थे या बनने चाहिए थे, उनको उस्मान बुज़दार ने बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया, उनको बंद कर दिया। कुछ जो उम्मीदें तालीम और सेहत के मैदान में और दूसरी जगहों पे उस्मान बुज़दार से की जा रही थी और डेवलपमेंट में, वो बिल्कुल काम नहीं किया उस्मान बुज़दार ने। ये चीज़ें थी। मुझे लगता था कि एक बुरा एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा आदमी जिसको गवर्नेंस का नहीं पता वो आके लग गया। तो ये मेरा एक एतराज़ था ज़ाती नौइयत का, और उस पर मैं इतना आगे नहीं। लेकिन अब जब करप्शन की चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जैसे शहबाज शरीफ साहब के वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कहे जाते हैं, लेकिन उनकी करप्शन थी, उनके बच्चों की करप्शन थी। तो मैं बड़ा क्लियर हो गया था कि करप्ट आदमी के साथ तो एक कदम नहीं आप चल सकते, या उसको तो आप मार्जिन दे ही नहीं सकते। जो सहाफ़ी देते हैं उनकी अपनी मर्जी है। इसी तरह उस्मान बुज़दार की जब करप्शन खुली है, मैंने अभी एक स्टोरी की है, दूसरी पे मैं काम कर रहा हूँ। यानी LDA वाली जो स्टोरी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें इससे बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ हैं। चंद तखमीनों के मुताबिक 50 अरब से ज़ायद का फ़ायदा तो कुछ लैंड माफियाज को हुआ है। 50 अरब से ज़्यादा, आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी रकम है। और फिर किस किस को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, किस किस को क्या क्या माली फ़ायदा हुआ है, और उसके अंदर किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया है, कैसे कवानीन को तोड़ा गया है, नए कवानीन बनाए गए हैं। इसके ऊपर अभी मैं वीलॉग इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने इसके लिए सवालात तैयार किए हैं। मुझे आज सारा दिन में दर्जनों लोगों ने रब्ता किया, बड़े तगड़े, बहुत बड़े बड़े लोग और बड़ी अहम पोस्टों पे बैठे हुए लोग, बड़े अहम ओहदों पे विराजमान लोग और बड़े बाअसर लोग। उन्होंने मेरे साथ आज सारा दिन बार बार रब्ते किए, और वो यही कहते रहे कि इसमें जो है मौक़िफ़ आपको ज़रूर लेना चाहिए दूसरी साइड का, आपके पास ज़रूर कुछ फैक्ट्स होंगे। तो इस बुनियाद पे मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने 8 सवालात बना रहा हूँ। वो सवालात कल मैं हुकूमत पंजाब के सामने भिजवा दूंगा। जिन जिन लोगों के महकमे हैं, जिन जिन लोगों के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको मैं ये 8 सवालात भिजवा दूंगा। वो अगर इन 8 सवालात पे मुझे मुतमईन कर पाए तो फिर भी मैं आपको ये 8 सवाल और उनके जवाब बताऊंगा। ना कर पाए, जिसके मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं, तो फिर मैं ये सारा पोल खोल दूंगा, आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इन्होंने कैसे करप्शन की है और उस्मान बुज़दार ने कैसे दाव लगा के चीज़ों को ट्विस्ट किया और उसने इसमें से कमाया क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब हो ये रहा है कि हर वो आदमी जिसके साथ उस्मान बुज़दार के रिश्तेदारों ने लूटमार की है, वो मेरे से रब्ता कर रहा है। हर वो आदमी जिसको लगता है कि उस्मान बुज़दार ने उसका नुकसान किया है, वो मेरे से रब्ता कर रहा है। यानी मैं आपको 1-2 दिन मुझे लग जाएंगे इस स्टोरी को मुकम्मल करने में, कि ये जो कुछ ज़मीनें हैं जो अलाट हुई थी गरीबों को, उन पे उस्मान बुज़दार के किस किस रिश्तेदार ने और कैसे कैसे कब्ज़ा कर लिया है, और वो क्यों खाली नहीं कर रहे, और उस्मान बुज़दार क्यों खाली नहीं करवा रहे, उनके क्या अहकामात हैं, वो चीज़ें उन नौजवानों की बातों के साथ मैं आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर। फिर उस्मान बुज़दार के एक भाई साहब किस तरह रिश्वत के पैसे लेते हैं मुबैना तौर पे, और वो जो है उसके बदले में नौकरियां बांटने का वादा करते हैं, वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आती चली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त उस्मान बुज़दार ने बड़ी चालाकी से 2-3 लोग कुर्बान कर दिए। एक सेक्रेटरी को कुर्बान किया है, एक कमिश्नर लाहौर को कुर्बान किया है। हालांकि मेरी बड़ी क्लियर राय थी कमिश्नर के बारे में कि उसके पिछले दौर में भी कोई काम टकेगा नहीं हुआ, बल्कि आज मुझे राना अरशद नामी आदमी ने भी फ़ोन किया जो रिंग रोड का रहा है
चेयरमैन, उसने मुझे बताया कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा यही तो बात आपसे पूछनी है कि आपने कुछ नहीं किया। कहते नहीं, मेरे दौर के अंदर तो उनकी अपनी सफाइयाँ हैं। और मैंने कहा जी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजें, आपने क्या किया है। अब वो भी मुझे कह रहे हैं कि मैं चीज़ें भेजूंगा, लेकिन मेरे हिसाब में उनके दौर में टके का काम नहीं हुआ और ये काम को ज़बरदस्ती रोका गया उसी दौर में, मुजतबा प्राचा के जाने के बाद रिंग रोड का काम। अब रिंग रोड की कहानी में उस्मान बुज़दार साहब ने यह किया कि एक मिनिस्टर भी फारिग कर दी, असद खोखर। ये असद खोखर पे कैसे डल गया सारा मामला, और उसके खिलाफ बाकायदा एक मीडिया कंपेन चलवाई। लाहौर से चलने वाला एक मीडिया ग्रुप है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिटी 42 वहाँ पे ये खबर चली है। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि वो चैनल जो है वो क्या कह रहा है इसके बारे में, और उन्होंने क्या बात की है असद खोखर के बारे में, और रिंग रोड को कैसे उसके साथ जोड़ा है। ये भी क्योंकि एक कुर्बानी है उस्मान बुज़दार ने जो दी है। ये आप सुने जरा। मुबैना इल्जाम की चार्जशीट लगाई गई। साबिक सूबाई वजीर ने रिंग रोड फेज 3 के मंसूबे में रुकावट डाली। रिंग रोड फेज 3 के मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आज़म ने गुज़श्ता माह दौराए लाहौर के दौरान किया था। गुज़श्ता रात फारिग किए गए कमिश्नर बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश करके लगवाया था। साबिक वजीर को बिलाल लोधी और साबिक सेक्रेटरी SNGD को फारिग करने पर भी एतराज था। उनकी बरतरफी रुकवाने की कोशिश भी की गई। जराये के मुताबिक असद खोखर कमिश्नर और सेक्रेटरी SNGDA के साथ मंसूबे की राह में रुकावट डाल रहे थे। साबिक सूबाई वजीर से वजीर आज़म की वापसी पर ही इस्तीफा देने का कह दिया गया था, लेकिन उससे पहले कमिश्नर बिलाल लोधी को फारिग किया गया और फिर असद खोखर से इस्तीफा देने का कहा गया। साबिक सूबाई वजीर ने घर से इस्तीफा हाथ से लिखकर वजीर आला को भिजवा दिया। इन इल्जामात के हवाले से असद खोखर से राबते की भी कोशिश की गई, लेकिन उनके दोनों मोबाइल फोन बंद मिले। अच्छा जी, ये है एक ऐसी स्टोरी जो दी गई है उस्मान बुज़दार साहब के मीडिया सेल की जानिब से तैयार करके कि एक मिनिस्टर फारिग हुआ है, इसी पे डाल दो सारा मलबा। भाई ये वाइल्ड लाइफ का मिनिस्टर था, फॉर गॉड से। उस्मान बुज़दार साहब, हम सादे लोग हैं लेकिन इतने सादे नहीं हैं। इस बंदे का रिंग रोड से क्या लेना देना। हाँ, ये है कि इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है और उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात माजी में उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ये आपका ब्लू आइड आदमी था। सबसे ज़्यादा प्यार आप अपने इस मिनिस्टर के साथ करते थे और सबसे ज़्यादा वक्त आपने बतौर वज़ीर आला असद खोखर साहब के साथ ही गुजारा है। इवन आप इनके घर तक गए हैं और ये आपके घर तक आए हैं, और भी बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह और सबूतों के साथ बताऊंगा। असद खोखर के साथ वज़ीर आला पंजाब का सबसे गहरा ताल्लुक था, क्योंकि असद खोखर पैसे वाले भी हैं, बासर आदमी हैं, और लाहौर में उस्मान बुज़दार आपको पता है एक मस्कीन है, गरीब आदमी है। तो उस्मान बुज़दार का सबसे अच्छा ताल्लुक असद खोखर के साथ था, लेकिन अब सारा मलबा असद खोखर पे डाल दिया है। ना रिंग रोड में ये अथॉरिटी थे, और अगर इन्होंने सिफारिश करके एक आदमी को कमिश्नर लाहौर लगवाया तो फिर डूब के मर जाना चाहिए उस्मान बुज़दार को जिसने लगा दिया। यानी आप सिफारिश के ऊपर ऑफिसर लगाते हैं, यानी आपके ऊपर यह इल्जाम बिल्कुल ठीक है कि आपको कोई सिफारिश करे तो आप ऑफिसर लगा देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन यह है कि जहां अफसरों की तैनातियां, इवन पुलिस वालों की तैनातियां सिफारिश के ऊपर हो रही हैं, और इसी इल्जाम के ऊपर कि इसने सिफारिश के ऊपर अपना कमिश्नर लगवाया था, आपने असद खोखर को हटाया है। तो फिर बात तो साबित हो गई। आपने खुद कह दिया कि आपने सिफारिश के ऊपर, असद खोखर की सिफारिश के ऊपर आपने कमिश्नर को लगाया। एक तो यह बात क्लियर है, या तो आपको सिफारिश माननी नहीं चाहिए थी। अगर आपने मानी है तो फिर सिफारिश आपने मानी है, आप भी इनके साथ इस्तीफा देकर जाएं। उस अकेले को इस्तीफा आप क्यों देना चाह रहे हैं? जिस आदमी ने आप पे एहसान किया उसके साथ आप ये कर रहे हैं। मेरे असद खोखर से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब आपके नहीं हो सकते ना। जितना फायदा आपने इस आदमी से लिया है, आपके इख्तलाफात असद खोखर से नहीं हो सकते, चाहे सारी दुनिया के इख्तलाफात हों। लिहाजा बिलाल लोधी को हटाया, सेक्रेटरी SNGDA को हटाया, और हटाया गया जनाब असद खोखर साहब को, और सारा रिंग रोड इनके खाते में डाल दिया। ना इनका कोई प्लानिंग से ताल्लुक, ना इनका कोई डेवलपमेंट से ताल्लुक, ना इनका कोई कमिश्नर के साथ ताल्लुक, ना रिंग रोड की अथॉरिटी से कोई ताल्लुक। ये तो वाइल्ड लाइफ का मिनिस्टर है, जानवरों का महकमा, वाइल्ड लाइफ का, फिशरीज का, उनके ऊपर काम करता है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और अगर ये हो रहा है तो फिर आपको जो है वो अपने एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ का मिनिस्टर रिंग रोड को रोक के बैठा हुआ है। ये एक्चुअली आप रोक के बैठे हुए उस्मान बुज़दार साहब। ये असद खोखर ने फोन नहीं किया था कमिश्नर लाहौर को कि काम रुकवा दो, उस्मान बुज़दार ने फोन किया था। फिर दोबारा भी असद खोखर ने फोन नहीं किया था कमिश्नर को कि क्यों नहीं रुकवाया, बंदे वापस बुलाओ।
उस्मान बुज़दार ने फ़ोन किया था, चैलेंज करें मुझे अदालत में, मुझे लेकर जाएं अदालत में। और फिर उसके बाद ये असद खोखर नहीं था जिसने सुप्रीम कोर्ट से वो जो सीएम मूव की हुई थी वो वापस ले लिया केस बैरिया टाउन के खिलाफ। उस्मान बुज़दार ने वापस लिया अपने महकमे के थ्रू, अपने असर रसूख के थ्रू। तो उस्मान बुज़दार अगर चाहे कि एक सड़क बन जाए तो असद खोखर वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर उसको कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता जनाब, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये सिर्फ उस्मान बुज़दार को बचाने के लिए एक कुर्बानी दी गई है असद खोखर की, जिसको मैं एक बहुत बड़ी ज्यादती समझता हूं। और दूसरा, कमिश्नर ने मेरे साथ कल वादा किया था कि वो सड़क बनाएगा। आप देखें 2 घंटे नहीं निकाले उसने, उसके बाद उसको उन्होंने मुअत्तल करके फारिग कर दिया वहां से। सड़क नहीं बनेगी उस्मान बुज़दार साहब, आप ये सोच रहे हैं तो ये सड़क तो बनेगी। 2 चीज़ों की तो आपको मैं उस्मान बुज़दार साहब गारंटी देता हूं। एक तो ये रिंग रोड भी मुकम्मल होगा, अगर आप रहे तो आपसे करवाएंगे, नहीं तो कोई और आएगा वो करेगा। दूसरी गारंटी आपको ये देता हूं कि जो आपने अपने अब्बा जी के नाम के ऊपर अस्पताल बनाया ना डीजी खान में कार्डियोलॉजी अस्पताल, वो आपके अब्बा जी के नाम पे नहीं रहेगा, क्योंकि वहां के लोग भी अब नहीं चाहते जिस तरह का आपने उनके साथ किया। वो सारे करप्शन के सबूत मेरे पास आ गए हैं, वीडियोस भी पहुंच गई हैं, लोगों के बयानात भी पहुंच गए हैं, उनकी दरखास्तें भी आ गई हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके सामने रखूंगा। और एलडीए वाला मामला मैंने आपसे वादा किया है कि वो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब ने और उनकी फैमिली ने कौन कौन से तोहफे कबूल किए और किस किस तरीके से किए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनकी कितनी बड़ी मालियत है, ये चीज़ें भी मैं आपके सामने आने वाले दिनों में रखूंगा। अब ये है सूरत हाल इस वक्त की कि एक आदमी के ऊपर जो है वो सारा मामला, सारा का सारा मलबा, सारा का सारा मामला जो है वो एक आदमी पे डाला जा रहा है और उसका नाम है असद खोखर। ये ज़्यादती है। अगर हम असद खोखर के साथ कोई इख्तलाफ करें या उसके साथ लड़ाई करें या कहें कि ये करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, इसने लूट मार की है, ये कब्जा ग्रुप है, तो ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब आपका नहीं बनता। आपने एक प्लेट में खाया हुआ उसके साथ बैठ के, और एक घर के अंदर बैठ के आपने उसके साथ राजो न्याज किए हुए हैं, आपका नहीं बनता। और मैं सारा कुछ, यानी मैं अल्लाह ताला जानने वाला है, मेरी उस्मान बुज़दार साहब से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। वो भी उसी रब का मानने वाला है, उसी रब का बंदा है जिस रब का मैं बंदा हूं। लेकिन एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, एक उसके ऊपर है। उसके ऊपर जिम्मेदारी यह है कि उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और वो इस इख्तियार का सही इस्तेमाल करे, गलत ना करे। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी यह है कि अगर वो गलत इस्तेमाल करे और मुझे पता चल जाए तो मुझे चाहिए कि मैं फौरन शोर मचा दूंगा। आज कुछ सहाफ़ियों ने हिम्मत की है और उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि वेल डन, ज़बरदस्त, कीप इट अप, इस तरह के। तो मैंने उन सबसे गुजारिश की है कि खुदा का वास्ता आप भी आवाज़ उठाएं। अपने टीवी चैनल पे नहीं उठा सकते तो आप कम से कम सोशल मीडिया पे ही उठाएं, आवाज़ तो उठाएं। भाई क्या हो गया यार, अल्लाह ताला हमारा राज़िक है। हमारा राज़िक जो है वो कोई ऐसा कोई जो सोसाइटीज़ बनाने वाला आदमी, मलक रियाज टाइप आदमी या और कोई सोसाइटीज़ बनाने वाले बंदे, ये जो लैंड माफियाज हैं, या उस्मान बुज़दार है, ये तो हमारा राज़िक नहीं है। हमारा राज़िक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो हमें रिज़्क़ भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, हिफाजत भी देगा, महफूज भी रखेगा। वो गफूरुर रहीम है। उसके ऊपर आप थोड़ा ट्रस्ट अपना बढ़ाएं और आप ये बात करें, जो गलत है उसको गलत कहें। मैं सारे सहाफ़ियों से गुजारिश करता हूँ, मैं सबूत दूंगा आपको, मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ और आप खोल कर बयान करें। अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और आ रही हैं। ये मैंने तकरीबन कुछ 7 सफ़े अभी बैठ के लिखे हैं, जो ये पिछले 4 घंटे में मुझे लोगों के टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं और मैं लिखता भी छोटा छोटा हूँ। ये 7 सफ़ों के दोनों तरफ मैंने, एक तरफ, हाँ दोनों तरफ मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी हैं, इतनी सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ये मेरे पास इतना मवाद है कि एक हफ़्ता अगर मैं उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ करता रहूँ तो जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये, मैं तो समझता था सिर्फ नाअहली है। ये तो मुझे अब पता चला है कि यहाँ पे तो कुछ और भी है और करप्शन है। तो इसके ऊपर तो इमरान खान साहब को हमें बताना पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। और हाँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ऑफिस से भी मेरे से रब्ता किया गया। उन्होंने मेरे से जो इन्फॉर्मेशन मांगी है मैंने उनको दी है, जो मेरे पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब असल मसले को समझेंगे कि ये असद खोखर जो है वो नहीं है उनका टारगेट या वो बंदा जिसकी उनको तलाश थी। असल बंदा जो है वो उनके पास ही है और अब वक्त आ गया है कि उस बंदे को हटा दिया जाए, क्योंकि अब कहानियाँ बहुत खुल के सामने आ रही हैं। मैं बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह करीब शेयर कर दूंगा आपके साथ। लेकिन आज छुट्टी के बावजूद देखें, मैं शेव भी नहीं किया हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ था। ये चीज़ें आ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे रुकना नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी चाहिए। तो ये आपके पास आ गई है। बाकी बात करते हैं कल दोपहर के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।